हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट वेक्टर को पढ़ने वाले हैं जो एचटीएल कंटेनर का पार्ट है। कंटेनर्स जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको एचटीएल का ओवरव्यू दिया था, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लैंग्वेज इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कंप्लीट ओवरव्यू वहाँ पे दिया था कि एचटीएल के कितने पार्ट्स होते हैं, कंटेनर्स होता है, एल्गोरिदम्स होता है, इटरेटर्स होता है, फंक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग कंटेनर का एक मतलब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेक्टर एक डायनेमिक एरे है, ठीक है ना। वेक्टर क्या है, एक डायनेमिक एरे है, ठीक है ना। जो नॉर्मल एरे होता है वो क्या होता है कि फिक्स साइज हम वहाँ पे कंपाइल टाइम पे उसका साइज प्रोवाइड करते हैं। और जो वेक्टर है वो डायनेमिक एरे है, मीन्स कि रन टाइम पे ये ग्रो या सिंक कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, ठीक है ना। तो रन टाइम पे इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, नॉर्मल एरे में आपको फिक्स साइज देनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इंट एरे दूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे, ठीक है ना। 5 मीन्स कि ये एरे जो है ये 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकता है। लेकिन वेक्टर का जहाँ पे बात है, वेक्टर क्या करता है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाटा टाइप आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। मीन्स कि पहले मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, पहले तो वेक्टर को इंक्लूड कर लो। अब एक वेक्टर हेडर है उसको इंक्लूड करना पड़ता है आपको अगर वेक्टर यूज करना है तो। और एसटीडी बार बार मैं लिखने के लिए लिखने का अवॉइड करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे जिसके लिए मुझे बार बार एसटीडी वेक्टर ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं वेक्टर यूज कर लूँगा, ठीक है। तो वेक्टर एक जेनेरिक होता है, जैसे कि मैंने ओवरव्यू में भी बताया था कि जो कंटेनर का कोई मतलब वेक्टर के बारे में बताया था वहाँ पे कि जेनेरिक होता है। जेनेरिक मीन्स कि किसी भी डाटा टाइप के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे इंटीजर या फिर फ्लोट, चाहे स्ट्रिंग, किसी चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हो। चाहे पेयर हो गया आपका, पेयर में भी इंट और स्ट्रिंग होता है, मतलब दो की वैल्यू होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मीन्स कि एक जेनेरिक है। अभी हम लोग इंटीजर के लिए डिफाइन करते हैं वेक, ठीक है। तो ये रन टाइम पे ग्रो या श्रिंक कर सकता है, मीन्स कि अपने साइज आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने एलिमेंट्स आप इसमें पुश करते जाएंगे उतना इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। एरे में क्या होता है कि आपको फिक्स साइज कंपाइल टाइम पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है एरे और वेक्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पहले तो हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे वेक्टर, इसका जो सिंटेक्स ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का मैं कुछ तरीके बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो फर्स्ट हमको अगर ऐसे ये इनिशियलाइजेशन हो, ये एम्प्टी वेक्टर को एक तरह से इनिशियलाइज होगा, ठीक है ना। अभी मैं इसका प्रिंट कराऊँ साइज और कैपेसिटी, मैं बताऊंगा साइज और कैपेसिटी क्या क्या होता है। जैसे मैं अभी साइज प्रिंट कराऊँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वेक डॉट साइज और सी आउट कैपेसिटी। मैं समझाऊंगा कि कैपेसिटी और साइज का क्या मतलब है। यहाँ पे कैपेसिटी पहले आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। तो देखो साइज यहाँ पे 0 आया, कैपेसिटी भी 0 आया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक एलिमेंट को पुश करता हूँ। पुश बैक हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसे मेथड बोल सकते हो वेक्टर क्लास में, ठीक है। एक हमारे पास मेथड होता है पुश बैक जिसमें हम एलिमेंट को पुश कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है कि लास्ट में इट ऐड एलिमेंट टू द लास्ट, ठीक है ना। एरे के लास्ट में एलिमेंट को ये पुश करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि सी आउट फिर से करता हूँ साइज बैक डॉट साइज। ये मैं मतलब आपको इसलिए प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, मैं इसका इंटरनल वर्किंग कैसे होती है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडेल में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सेमीकोलन देना भूल गया मैं, इसे अभी प्रिंट कराता हूँ मैं। देखो तो ऊपर क्या था कि मैंने कोई भी एलिमेंट जब इम्प्टी मैंने क्रिएट किया था इम्प्टी वेक्टर, तो साइज और कैपेसिटी दोनों 0 थे। अभी क्या हो गया, साइज 1 बढ़ गया, कैपेसिटी भी 1 कर गया, ठीक है। अब मैं फिर से एलिमेंट को पुश कराता हूँ, बैक डॉट पुश बैक 3 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सी आउट साइज बैक डॉट साइज और सी आउट कैपेसिटी, एक मिनट, कैपेसिटी बैक डॉट कैपेसिटी, ठीक है। फिर से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक बार प्रिंट करके फिर से देखते हैं। तो 0 0 था, 2 2 मीन्स कि जैसे एलिमेंट हम लोग पुश करते जाते हैं वैसे क्या होता है कि
वेक्टर का साइज और कैपेसिटी दोनों बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेक डॉट पुश बैक मैं 3-4 एलिमेंट्स यहाँ पे पुश कर दूँ, अगर 5 कर दो, फिर से बैक, सॉरी पॉप बैक मैंने कर दिया, पुश बैक यहाँ पे करूँ। ठीक है, पुश बैक 9। ठीक है, मैं यहाँ पे 3-4 पुश कर देता हूँ एलिमेंट्स, यहाँ पे 91, 92, 93, और फिर से मैं सी आउट साइज बैक डॉट साइज, और यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, बैक डॉट कैपेसिटी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे साइज क्या है 7 है, लेकिन कैपेसिटी यहाँ पे 8 है। ये चीजें देखो तुम। ठीक है, साइज क्या है 7 है क्योंकि एलिमेंट्स मैंने 7 अभी स्टोर किया, 1 2 यहाँ पे 2 4 2 6 1 7। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स कैपेसिटी कितना हो गया, इसका कैपेसिटी 8 हो गया। क्या होता है इंटरनली क्या होता है कि जब आप पुश बैक करते हो, एलिमेंट्स जितना पुश करते जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट करके आपको समझाता हूँ, अगर कैपेसिटी सॉरी साइज जो है, आपको साइज अगर ग्रेटर देन कैपेसिटी हो जाए, ठीक है ना, जब आप वेक्टर जब डिफाइन करते हो तो वहां पे क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट कुछ कैपेसिटी उसे मिलती है। मींस कि वो क्या करता है कि हीप से कुछ मतलब कुछ साइज का वहां पे मेमोरी पहले से असाइन कर देता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे एलिमेंट हम जब वेक्टर में पुश करते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब साइज बढ़ते जाता है। तो एक समय पे क्या होता है कि साइज से ज़्यादा अगर कैपेसिटी हो जाए, सॉरी साइज बड़ा हो जाए कैपेसिटी से, तो क्या होता है कि कैपेसिटी जाता है, मीन्स कि ये जो वेक्टर है ये जाता है हीप के पास, और अनदर जो है, अनदर जो जिस साइज आपने दिया है, अनदर मतलब जितना ये कैपेसिटी थी उससे दुगुना साइज का हीप से मेमोरी असाइन करता है। ठीक है ना, मीन्स कि जैसे कि साइज आपका है 3, ठीक है ना, कैपेसिटी भी 3 थी। ठीक है ना, तो जैसे 3 ग्रेटर देन मीन्स कि जो साइज हो गया वो बड़ा हो गया, मान लो ये 4 हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 6। ठीक है ना, क्या होता है कि जो वेक्टर है वो हीप के पास जाएगा। जनरली क्या है, ये वेक्टर क्या है, डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि इसका मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता होगा, हीप में। जो नॉर्मल एरे है, जो फिक्स साइज एरे होती है कंपाइल टाइम पे, जहाँ पे आपको साइज प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो कहाँ स्टोर होती है, वो होती है स्टैक में। ठीक है ना, स्टैक क्या होती है कि स्टैटिक मेमोरी आपकी हो गई। ठीक है ना, जो हीप हो गया वो डायनेमिक मेमोरी, मीन्स कि वहाँ से मेमोरी हम ये वेक्टर क्या करता है कि मेमोरी वहाँ से जाएगा और वो 6 साइज का मेमोरी वहाँ से एलोकेट करेगा। और जो पुराना वाला वेक्टर है, मींस कि जो 4 साइज वाला वेक्टर है, उसका एलिमेंट इस 6 साइज वाला वेक्टर में कॉपी करेगा, और फिर से यहाँ पे एलिमेंट जैसे जैसे आप पुश करोगे वैसे वैसे फिर से इसमें एलिमेंट आपका पुश होना शुरू हो जाएगा। जो नया वेक्टर, जो नया मेमोरी असाइन हुआ है, उसमें आपका एलिमेंट्स पुश होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इंटरनल वर्किंग होती है। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जब हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, वहाँ पे उसका कुछ डिफॉल्ट कैपेसिटी होता है। ठीक है ना, उस कैपेसिटी से अगर साइज, जैसे आप एलिमेंट्स उसमें पुश करते जाओगे, वहाँ से साइज आपका बढ़ता शुरू हो जाएगा। साइज एक समय पे आके कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है, तो वेक्टर क्या करता है, हीप में जाता है और वो दुगुना, जहाँ पे वो कैपेसिटी जितना डिफाइन किया गया था डिफॉल्ट, वो दुगुना मेमोरी वहाँ से लेता है, और वहाँ से नया, एक तरह से नया मेमोरी डिफाइन होता है। ठीक है, नया मेमोरी एलोकेट होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो हीप में। और जो पुराने वेक्टर थे, जितने एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, नए मेमोरी में वो रीअसाइन होते हैं, रीएलोकेट होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे ये चीज़ें होती है, मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो क्या होते हैं, यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं और रीएलोकेट हो जाते हैं नया मेमोरी में। और नया मेमोरी का कैपेसिटी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझाया, 6 हो जाएगा, लेकिन साइज कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। जब नए एलिमेंट्स आप पुश करोगे तो वहाँ पे 5 हो जाएगा साइज, लेकिन कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। जैसे ही फिर से आपने 6 डाला, मीन्स कि जैसे साइज मान लो 7 हो गया और कैपेसिटी 6 ही था, तो कैपेसिटी का जो वेक्टर है फिर जाएगा हीप के पास और क्या करेगा, 12 साइज का एक नया मेमोरी असाइन होगा। और जितने भी एलिमेंट्स जो 7 साइज वाले थे, ये सारे एलिमेंट्स 12 वाले में कॉपी हो जाएंगे, 12 साइज में, और फिर से कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 12, और साइज कितना हो जाएगी, 7। और जैसे जैसे एलिमेंट्स, जैसे जैसे आप पुश करोगे, जैसे ही कैपेसिटी से वो बड़ा हुआ साइज, वैसे ही हीप के पास जाके ये दुगुना मेमोरी असाइन हो जाता है। और जितने भी एलिमेंट्स पुराने हो वो सारे उसमें कॉपी हो जाते हैं, रीअसाइन हो जाते हैं, रीएलोकेट हो जाते हैं, एक तरह से बोल सकते हो, और एक नया वेक्टर आपका बन जाता है। एक तरह से आप इंटरनल वर्किंग इसका समझ सकते हो। तो ऐसे ये काम होता है। इसलिए यहाँ पे देखो कैपेसिटी 8 थी, साइज 7 थी। अगर मान लो मैंने एक और एलिमेंट यहाँ पे पुश
पुश कर दूँ 2 एलिमेंट, जैसे पुश बैक मैं कर दूँ 94 वेक्टर डॉट पुश बैक 99। ठीक है, अभी मैं प्रिंट कराऊँ इसे, सी आउट कैपेसिटी बैक डॉट कैपेसिटी साइज में कर दूँ वेक डॉट साइज। अभी मैं इसे प्रिंट कराऊँ, देखो साइज क्या है 9, सॉरी यहाँ पे साइज है 9 और देखो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 8, मतलब देखो कैपेसिटी पहले कितनी थी 8 थी, जैसे ही एलिमेंट्स मैंने पुश किया तो 8 दूना 16 होता है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 16 और साइज कितना हो गया 9। ठीक है ना, तो मैंने बताया ना जैसे दोगुना जाके हीप से मेमोरी को रीअसाइन करता है और जितने पुराने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उसमें कॉपी हो जाते हैं। तो ऐसे इंटरनल वर्किंग होता है, जैसे देखो कैपेसिटी 16 हो गई, साइज अभी 9 ही है, मीन्स की जो कैपेसिटी पहले थी 8 उसका दोगुना साइज आपका रीअसाइन हो गया और पुराने में से पूरे कॉपी हो गए। तो ये इंटरनल वर्किंग है, मैंने आपको 2-3 बार इसको समझा दिया बार बार। ठीक है ना, तो आप इसे मतलब दिमाग में रखना कि ये कैसे इंटरनल वर्किंग क्या है इसका। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने का मैं यहाँ पे ना कुछ आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि इम्प्टी वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्टी वेक्टर सिंपल है वैसे डिफाइन कर सकते हो। आप कुछ एलिमेंट्स मतलब पहले से देना चाहते हो तो वो भी चीज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर इंट और मैं एक वेक्टर बनाऊँ v3, कितना मैं बनाया था v बनाया था ना, मैं v1 बनाता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें एलिमेंट्स पहले से देना चाहता हूँ, तो आप एलिमेंट्स जितना चाहो उतना एलिमेंट्स आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इसे अगर इसका साइज और ये क्या बोलते हैं कैपेसिटी प्रिंट करना चाहते हो तो वो दोनों आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, v1 डॉट साइज v1 डॉट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपेसिटी लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका v1 का देख सकते हो, तो v1 का साइज यहाँ पे साइज और कैपेसिटी, साइज कितना 5 है, कैपेसिटी 5 है, तो अभी मतलब इतना ही चल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं एक और करूंगा तो वो बढ़ते जाएगा, उस तरह से वो दुगुना होते जाता है ये सारी चीज़ें। तो आप मीन्स की यहाँ पे इससे क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स अगर आप इनिशियली देना चाहते हो तो ऐसे आप वेक्टर को डिफाइन करोगे। एम्प्टी वेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप चाहते हो कि वेक्टर का साइज आप खुद से दो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब आप साइज देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट उसको 0 असाइन करना चाहते हो तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। जैसे मैं v2 करूँ तो v2 में 5 मैं अगर लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, या क्या हो जाएगा 5 एलिमेंट्स विथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 असाइन होते हैं। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 असाइन हो जाएंगे। सर एक मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो गए, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू क्या है 0 है। तो ये ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, अगर बाय डिफॉल्ट आप देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट आप दूसरा देना चाहते हो तो b3 यहाँ पे कर दो 5, और मैं जाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट 10 10 10 10 5 एलिमेंट्स इसमें 10 10 ही रहे, केवल 10 ही रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 एलिमेंट्स विथ ऑल 10। ठीक है, और भी तरीके हैं डिफाइन करने के, जैसे कि आप दूसरे डाटा टाइप का अगर करना चाहते हो, स्ट्रिंग का मैं करना चाहता हूँ b4, तो यहाँ पे वो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कुछ, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने आई थिंक इंक्लूड किया है, नहीं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो स्ट्रिंग आपको इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप का मैंने यहाँ पे 2 नाम को स्टोर कर लिया, जितना आप चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं, कुछ नाम आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब दूसरे ये जेनेरिक टाइप है, तो मतलब किसी भी डाटा टाइप आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो ऐसे सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ एलिमेंट्स देना तो ऐसे कर सकते हो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे स्टोर करना तो ऐसे कर सकते हो। इम्प्टी करना है तो इम्प्टी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इम्प्टी स्टोर करके उसमें पुशबैक बाद में कर सकते हो। इसमें भी आप पुशबैक कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ इसमें कि जो v4 है उसमें मैं कुछ दूसरा नाम करूँ, जैसे राज में करूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये आप ऐसे पुशबैक कर सकते हैं। पुशबैक मतलब इंसर्ट, ये क्या करता है लास्ट में एलिमेंट को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स ऐड करने के पुशबैक एक मेथड होता है, चाहे आप फंक्शन बोले, ये तरीका होता है पुशबैक करने के लिए। ठीक है, अब v1 में मैं पुशबैक करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अभी मैं प्रिंट करके दिखाऊँ और इंट आइटम इन v1 और सी आउट आइटम, तो आप देखो मैंने जो पुश किया था वो जैसे 1 2 1
1 2 3 4 5 6 और लास्ट में जो मैंने यहाँ पे पुशबैक किया था वो लास्ट में आपको प्रिंट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि पुशबैक क्या करता है, लास्ट में एलिमेंट को स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए मुझे किसी इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो उसे कैसे एक्सेस कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिंग एलिमेंट्स। तो एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं सी आउट करूँ V1 का, मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए 4, तो इसकी इंडेक्स पे है 0 1 2 इंडेक्स पे है, तो डायरेक्ट मैं V1 का 2 इंडेक्स पे कर लूँगा, ये आपको प्रिंट हो जाएगा 2 इंडेक्स का। मैं यहाँ पे अगर करूँ प्रिंट तो मेरे पास 4 प्रिंट होकर दिखाई देगा। देखो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं 3 इंडेक्स का करूँ तो भी कर सकता हूँ। 3 पे मेरे पास 5 आना चाहिए, तो 5 हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर 10 करूँ, जस्ट एज ए 10 करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये तरीका उतना सही नहीं है। देखो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू दे दिया हमारे पास। ठीक है, तो ये अनसेफ होता है, थोड़ा सा अनसेफ बोल सकते हैं, लेकिन ये फास्ट होता है बहुत। ठीक है, तो ये तरीका फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बाउंड चेकिंग नहीं होती है, मीन्स कि यहाँ पे चेकिंग नहीं होती है। आप एलिमेंट्स अगर आउट ऑफ रेंज दो, मीन्स कि इंडेक्स यहाँ पे कितना है 0 1 2 3 4 तक, मीन्स कि इसका लास्ट इंडेक्स 4 तक ही जा सकता है, 4 पे आपको 66 मिलेगी। लेकिन मैंने क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया 10 इंडेक्स, तो यहाँ पे मतलब अलाउ ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको एक गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड होगी, जो कि एक सही तरीका नहीं है, लेकिन ये फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। अगर आपको पता हो कि कौन सा इंडेक्स मतलब एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं पता है तो आप इसको जनरली अवॉइड करो, नहीं यूज करो, क्योंकि आपके पूरे प्रोग्राम को ये क्रैश कर सकता है। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है, लेकिन अनसेफ तरीका है ये चीज़ें, तो ये यहाँ पर दिमाग में रखना। तो इसके दूसरा तरीका कौन है, सेफ तरीका। तो ये हमारे पास V1 डॉट यहाँ पे हमको एट मिलता है, एट में आप इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं इंडियल यहाँ पे करूँ तो देखो V1 जो 2 इंडेक्स पे 0 1 2 यहाँ पे 4 हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। देखो मैं अभी प्रिंट करूँ तो देखो हमारे पास 4 मिल गया। ठीक है, तो जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास प्रोवाइड हो गया। ठीक है, मैं 3 इंडेक्स का करूँ तो 3 इंडेक्स पे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसमें क्या खास बात है, ये सेफ है। सेफ कैसे है, मैं मान लो कि यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। सेफ है, स्लो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाउंड चेकिंग होती है, यहाँ पे बाउंड चेकिंग नहीं होती, नो चेक। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड होगी और आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। अगर आपने उस एलिमेंट को, मान लो कोई V10 आपने प्रोवाइड किया और उसको कहीं भी यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे तो गार्बेज वैल्यू मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी तो वहाँ पे वो गलत आ जाएगा और वहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपका क्रैश कर सकता है। और ये V8 है, ये क्या है कि सेफ तरीका है, स्लो है, लेकिन क्योंकि बाउंड चेकिंग हो रही है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, बाउंड चेकिंग मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाउंड चेकिंग होती है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ी स्लो है क्योंकि चेकिंग की वजह से स्लो है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या सेफ है, मतलब कैसे ये सेफ है, अगर मान लो यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एरर मिल जाएगी, इस एरर को हम कैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे एरर हमें पास मिल गई, देखो टर्मिनेट कॉल आफ्टर थ्रोइंग इंस्टेंस ऑफ एसटीडी आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज हमको एक्सेप्शन एक मिल गया। इस एक्सेप्शन को हम कॉल कर सकते हैं, सॉरी कैच कर सकते हैं, कैच करके हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं अपने आप मैनुअली, और वहाँ पे कुछ मतलब एक्स्ट्रा उसे हैंडल कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे कोई हैंडल करने का तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एरर ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको गार्बेज वैल्यू मतलब ये चल जा रहा है प्रोग्राम, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपको एरर प्रोवाइड हो गया। तो उसी एरर को हम लोग कैच कर सकते हैं ट्राई कैच का यूज करके, और वहाँ पे यूज करके हम डायरेक्ट वहाँ पे हैंडल उस एरर को कर सकते हैं। तो इसलिए एक सेफ तरीका होता है, ठीक है। तो ऐड का ही यूज करो हमेशा, ये ज़्यादा सही। बस स्लो है, लेकिन अगर पता हो कि इंडेक्स एग्जिस्ट करती है तब ठीक है, आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ये फास्ट है, तो ये एक सही चीज़ होती है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो वो कैसे करेंगे, तो C1 V1 डॉट फ्रंट हमारे पास होता है, ये क्या करता है, आपको फर्स्ट एलिमेंट आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 ये हमें मिल जाएगी। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ से तो देखो 1 हमारे पास प्रिंट हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, लास्ट एलिमेंट करना तो V1 डॉट बैक होता है, बैक से क्या होता है, लास्ट एलिमेंट हमें प्रोवाइड होती है। तो मैं करूँ प्रिंट तो लास्ट एलिमेंट हमें पास प्रोवाइड हो जाएगी, लास्ट एलिमेंट भी 1 ही है, क्योंकि मैंने एक पुश बैक किया था यहाँ पे 1, इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं 10 कर दूँ यहाँ पे तो 10 हमारे पास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 10 हमारे पास लास्ट एलिमेंट, इसकी फ्रंट से फर्स्ट, बैक से लास्ट एलिमेंट्स हमारे पास मिलती है, ठीक है। एलिमेंट्स को आप रिमूव कैसे करोगे, मैं यहाँ पे एक ना
रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ रिमूव एलिमेंट्स। रिमूव एलिमेंट्स करने का भी तरीके होते हैं, जैसे कि पॉप बैक होता है यहाँ पे। जैसे मैं v1 डॉट पॉप बैक करूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉप बैक पे मैं होवर करूँ तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट्स को पॉप कर देता है। पॉप कहाँ से करेगा, लास्ट से पॉप करता है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे मैंने उस पे किया था 10 ना, तो 10 रिमूव हो जाएगा। मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ, अभी के लिए मैं यहीं तक एलिमेंट्स को रखता हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 66 पॉप बैक करके मैं फिर से एलिमेंट्स को अगर प्रिंट कराऊँ, फॉर इंट आइटम इन v1, ठीक है, और सी आउट आइटम मैं करूँ, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ तक आते हैं मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 66 गायब हो गया यहाँ पे। तो लास्ट से एलिमेंट को ये क्या कर दिया, एक एलिमेंट्स को यहाँ पे गायब कर दिया इसने, ठीक है ना। तो पॉप बैक का ये तरीका है, मीन्स कि कैसे एलिमेंट को ये इरेज करता है, ठीक है ना। तो ये 66 को रिमूव कर देगा, मीन्स कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये तरीका है पॉप बैक का, ठीक है ना। एक और हमारे पास होता है इरेज, होता है एक फंक्शन, ठीक है। तो इरेज से भी आप ये एक इटरेटर लेता है, मीन्स कि अगर मैं ओवर करूँ यहाँ पे तो आई थिंक इरेज का ओवर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इटरेटर प्रोवाइड करते हैं, v1 था ना। इटरेटर क्या होता है ना, एलिमेंट्स को ट्रांसवर्स करने के लिए जनरली हम इटरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो v1 डॉट बिगिन, और यहाँ से अब मैं एलिमेंट्स को अगर मान लो रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है जो 2 3 उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। v डॉट बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और वहाँ से फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये क्या कर देगा, इरेज कर देगा वो एलिमेंट्स को, ठीक है ना। अगर मैं इरेज पे होवर करूँ तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर ऑफ इंट मिलती है, एक मिनट रुक जाओ, इटरेटर हमें मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो इट में करूँ इटरेटर, और यहाँ पे फॉर ऑटो इट मैं बिगिन करूँ, यहाँ पे एक मिनट छोड़ दो, मैं डायरेक्ट ना इरेज करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, हटाओ इसे। अब मैं प्रिंट करके देता हूँ इंट आइटम v1, ठीक है, और सी आउट आइटम करता हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ p1 पॉप बैक को। पॉप बैक क्या करता है ये मैंने आपको समझा दिया कि लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। ये देखो किसी एक इंडेक्स पे एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है, तो देखो 1 4 5 6 6 हमें मिला, मीन्स को जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स था 0 और 1 यानी 2 3 को यहाँ पे रिमूव कर दिया इसने। ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3, ये 4 इंडेक्स पे है। तो हमने क्या दिया होगा कि v डॉट बिगिन +1 दिया हुआ है यहाँ पे, +1 मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट्स को यहाँ पे फर्स्ट जो इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर बिगिन दूं केवल, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये क्या करेगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट था 0 इंडेक्स वाला उसको रिमूव कर दे, मीन्स कि 1 को रिमूव कर दे यहाँ पे। तो जितना भी आपको रिमूव करना है, जिसकी 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो भी आप चीज कर सकते हैं यहाँ से। देख लो यहाँ पे 1 2 3 और जो सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट था 4 उसको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे आप मतलब किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। आप किसी रेंज में भी कर सकते हो, मान लो 1 वाले रेंज से लेके मैं v1 डॉट बिगिन से करके मैं यहाँ पे मैं रेंज में एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, मीन्स कि 1 इंडेक्स से लेके मैं जो 3 इंडेक्स तक है उतना एलिमेंट को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 इंडेक्स मतलब 2 3, और यहाँ पे इस एलिमेंट्स तक मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। तो 1 5 6 6 मिली, मीन्स कि 1 इंडेक्स 2 3 4 भी गायब हो गया, और 5 क्योंकि इंक्लूसिव नहीं होता है यहाँ पे, जैसे 3 मैंने किया तो ये 2 इंडेक्स तक ही डिलीट करेगा, मीन्स कि जैसे ये हो गया 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स को डिलीट कर दिया, हमारे पास आ गया 1 5 6 6, ठीक है ना। तो ये इंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए 1 इंडेक्स से लेके 2 तक ही इंडेक्स तक इसने डिलीट किया, मतलब 2 को भी डिलीट किया, 3 को डिलीट नहीं किया, 3 इंडेक्स को। तो इसे अगर मैं 4 लिखूं तो 3 इंडेक्स तक ये डिलीट करेगा, मीन्स कि 166 हमारे पास आना चाहिए प्रिंट होके, ठीक है। तो देखो 166 हमारे पास प्रिंट होके आया, ठीक है। तो इंक्लूसिव होता है, सॉरी एक्सक्लूसिव होता है, ये दिमाग में रखना। 4 लिखोगे तो 3 इंडेक्स तक ही वो डिलीट करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे आप रेंज में डिलीट कर सकते हो, डिलीट रिमूव इन रेंज,
तो ये कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक जैसे v1 डॉट इरेज स्पेसिफिक किसी इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो तो v डॉट v1 इंडेक्स सिंपली यहाँ पे लिख दो। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव इंडेक्स वैल्यू एलिमेंट, ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने और भी फंक्शंस आपको दिखाया था, जैसे कि एक फंक्शन है साइज, जैसे मैंने बताया साइज है, कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सी आउट एक है, मैक्स साइज भी है। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैक्स साइज मैं यहाँ पे ना हैंडल दे देता हूँ। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो बार बार इंडेल मत लेना। इंडेल क्या करता है, बार बार फ्लश कर देता है बफर को। वो आप आई थिंक अभी नहीं समझोगे, लेकिन क्या होता है ना, ये एक सही सेफ तरीका नहीं होता। यहाँ से इसको ना लिख के ना ये लिखा करो /n, तो ये ज़्यादा सही तरीका होता है। ठीक है, तो न्यू लाइन में आ गया। ठीक है ना, ये बार बार इंडेल लिखने से ना इंडेल क्या करता है, बफर को बार बार फ्लश करता है। बफर बार बार फ्लश करोगे तो वो सही तरीका नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो खुद से फ्लश हो जाता है, तो वो सही चीज़ होता है। यहाँ पे हमें बार बार फ्लश करने की जरूरत नहीं, वो आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन इतना समझ लो कि ये एक सेफ तरीका, ये अच्छा तरीका नहीं है, एक मतलब अच्छा प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्रामिंग का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ा प्रोग्राम लिखो तो बार बार इंडेल मत यूज करो, डायरेक्ट /n लिखो, ये ज़्यादा सही चीज़ होती है। तो /n लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमारा वेक्टर का ये लेक्चर है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, v1 डॉट मैक्स साइज कर दिया तो कितना मैक्सिमम आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता देगी। ठीक है, v1 को आप रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है। रिसाइज करने के लिए आप यहाँ पे एलिमेंट्स दे सकते हो 30 मैं रिसाइज करना चाहता हूँ, तो अभी मैं सी आउट करूँ v1 डॉट साइज को, देखते हैं क्या आता है। मैंने रिसाइज किया है 30 और दिया हुआ है साइज, देखो 30 आ गया, मीन्स कि मैंने जो रिसाइज किया तो यहाँ पे मैंने साइज 30 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हो वेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे एक होता है श्रिंक टू फिट। अभी मैं क्या करूँ ना, सी आउट डॉट v1 डॉट कैपेसिटी निकालता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, और मैं कैपेसिटी निकालता हूँ। कैपेसिटी भी क्या आ रहा है, 30 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और मान लो मैं एक ना मैं दूसरा वेक्टर कैपेसिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि रिसाइज जब मैंने किया तो वेक्टर उसका कैपेसिटी भी 30 हो गया। ठीक है ना, ये इसलिए आ रहा है। मैं इसको अगर कर दूं डिले कमेंट, तो अभी मैं प्रिंट कराऊँ तो देखो यहाँ पे कैपेसिटी हमारे पास 5 आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2 2 4 1 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए 5 ही आ रहा है। अगर एक और एलिमेंट्स कर दूँ तो ये जरूर कैपेसिटी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं एक और एलिमेंट्स यहाँ पे पुश बैक कर दूँ v1 डॉट पुश बैक 3 और v1 डॉट पुश बैक 4 अगर मैं कर दूं, देखो तो अभी देखो कैपेसिटी कितनी होती है, देखते हैं कैपेसिटी। एक मिनट, v1 में ही किया ना, एक मिनट, अच्छा मैंने इरेज भी कर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। एक मिनट, इरेज को मैं ना कमेंट कर देता हूँ। इरेज कर दिया ना, तो इसलिए वो कैपेसिटी नहीं रहती। देखो कैपेसिटी हो गई 10। पहले क्या था, जैसे एलिमेंट्स पुश किया तो क्या होगा, साइज बड़ा हो गया, तो जो कैपेसिटी पहले था 5 बाई डिफॉल्ट होता है। ठीक है ना, तो 5 से ये क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं जो बताना चाहता था यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे मैंने एलिमेंट्स डाले इसमें कितने, अभी मैं साइज को प्रिंट कराऊँ, जैसे मैं सी आउट करूँ साइज को v1 डॉट साइज, साइज को मैं प्रिंट कराऊँ तो साइज क्या है, कितना है यहाँ पे, साइज है 7, कैपेसिटी है 10। तीन तीन जो प्लेसेस है, तीन जो यहाँ पे एम्प्टी, मतलब जो 3 एलिमेंट्स और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी साइज कितनी हो जाएगी 10। तो ये ना बर्बाद हो रहा है ये, अगर मेरे पास केवल एलिमेंट है 7 लेकिन कैपेसिटी कितनी है 10, क्योंकि इसने हीप से 10 का मेमोरी असाइन किया हुआ है, रीअसाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन 3 स्पेसेस यहाँ पे बर्बाद हो रही है, 3 एलिमेंट्स का जगह यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो उसको मैं कम करने के लिए, अगर हमको पता है कि मेरा बर्बाद हो रहा है स्पेस, और मुझे मतलब यार फालतू का मैं 10 साइज का मेमोरी क्यों मतलब रखूं, मेरे पास तीन का स्पेस, मान लो यहाँ पे मेरे पास 100 एलिमेंट्स होते और 200 कैपेसिटी होती, तो क्या हो रहा है, 100 एलिमेंट्स का स्पेस क्या हो रहा है वहाँ पे बर्बाद हो रहा है फालतू का। तो उसके लिए ना एक तरीका होता है v1 डॉट श्रिंक टू फिट। ठीक है ना, ये क्या कर देगा ना कि अगर आपका साइज जितना है ना उतना ही कैपेसिटी को ला देगा। अगर मैं यहाँ पे सी आउट फिर से साइज को प्रिंट कराऊं v1 डॉट साइज और सी आउट कैपेसिटी में करूं,
ठीक है, अभी देखो कैपेसिटी भी 7 हो गई, साइज भी 7 हो गई। मीन्स कि जितना साइज था उतना ही कैपेसिटी को इसने श्रिंक कर दिया। तो आपका जो 3 एलिमेंट का जो स्पेस बर्बाद हो रहा था उसको इसने खत्म कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये एक तरीका। अगर आपको पता है कि मतलब पता क्या है, मीन्स कि आपने जितना एलिमेंट्स ऐड किया, ठीक है, तो लास्ट में क्या कर दो, श्रिंक टू फिट कर दो। मीन्स की कैपेसिटी अगर बड़ा भी हो तो खुद से वो श्रिंक हो जाएगा साइज के बराबर। तो पता हो नहीं हो, श्रिंक टू फिट कर दो। तो ये एक मतलब सही तरीका होता है जिससे आपको आपका जो फालतू का स्पेसेस है वो बर्बाद ना हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अगर एक और है, एक और फंक्शन है मुझे दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना, एक फंक्शन है रिजर्व का। ठीक है ना, रिजर्व एक फंक्शन होता है। अगर देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि साइज अगर कैपेसिटी से बड़ा हो तो क्या होता है, कैपेसिटी दुगुना हो जाता है, मैंने आपको बताया। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले जो वेक्टर का एलिमेंट्स हो, मीन्स कि जितना साइज वाला एलिमेंट, जितना वेक्टर पहले से कैपेसिटी, मान लो कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, कैपेसिटी मान लो 5 था, ठीक है, और साइज मेरा 5 हो गया। तो अब क्या हो गया, कैपेसिटी 10 हो गया। अब क्या होगा कि एलिमेंट्स क्या होगा, जो कैपेसिटी वाला जो 5 कैपेसिटी वाला वेक्टर का जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा कि जो नया असाइन हुआ है 10 एलिमेंट्स का, जो 10 एलिमेंट्स हीप में, मतलब 10 एलिमेंट्स का साइज जो नया असाइन हुआ है उसमें क्या होगा कि कॉपी होगा 5 कैपेसिटी वाला एलिमेंट्स, और नया जो उस वेक्टर का नया साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नया कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें इंटरनल प्रोसेस होती है। आप अगर अगर आपको पता है पहले से कि मेरे पास ना 100 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, मेरे पास 100 मतलब 100 एलिमेंट्स है और उसको मुझे वेक्टर में ऐड करना है, पहले से मुझे साइज पता है उसका, ठीक है ना, तो मैं पहले ही क्या करूंगा ना कि उसका जो साइज है मैं रिजर्व कर लूंगा। जैसे मैं v1 डॉट, एक रिजर्व फंक्शन होता है, मैं 100 एलिमेंट्स मान लो मेरे पास है, मुझे पता है कि 100 एलिमेंट्स इस वेक्टर में चाहिए मुझे, ठीक है ना, तो मैं पहले ही क्या कर लूंगा कि उसमें 100 एलिमेंट्स का जगह, 100 एलिमेंट्स का मेमोरी पहले से ही रिजर्व कर लूंगा उसमें। इससे क्या फायदा होगा कि एलिमेंट्स जब आप पुश करोगे ना तो वहां पे कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा। अभी अभी मैं यहाँ पे ना प्रिंट करता हूँ, मैं एक नया वेक्टर ही बना लेता हूँ यार, ज़्यादा सही रहेगा, वेक्टर इंट v5 करके, ठीक है। अभी मैं v5 में ना पुश बैक करता हूँ, v5 का ना रिजर्व कर देता हूँ, v5 डॉट रिजर्व, रिजर्व, ठीक है ना, रिजर्व मैं कर लेता हूँ 100, ठीक है, और सी आउट वी साइज में करता हूँ पहले, तो v5 डॉट साइज इन डेल होता है सी आउट कैपेसिटी, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, देखो कितना आ रहा है, साइज 0 आ रहा है, कैपेसिटी 100 आ रहा है। मींस कि 100 कैपेसिटी, साइज इसलिए 0 आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, एम्प्टी वेक्टर है ये, तो इसलिए साइज आपका 0 आ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ पे 100 आ रहा है, मींस कि मैंने क्या किया, पहले ही से इसमें 100 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी असाइन कर दिया हीप में। इससे क्या होगा कि जब हम बार बार पुश जो करते थे और वहां पे जो कैपेसिटी दुगुना होता था उसके लिए नया मेमोरी असाइन होता था, और जो पुराना वेक्टर का एलिमेंट्स है उसमें कॉपी होते थे, ये वाला काम नहीं होगा। देखो जो पुराना वेक्टर से जो कॉपी होता था एलिमेंट्स, ये एक स्लो प्रोसेस है, और ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि बार बार क्या हो रहा है कि नया मेमोरी रीअसाइन हो रहा है और फिर से कॉपी हो रहा है, फिर नया मेमोरी असाइन हो रहा है फिर नया से कॉपी हो रहा है पुराना जो एलिमेंट्स है। ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर हमको पता हो कि इतना साइज का एलिमेंट्स है, इतना मतलब हम एलिमेंट्स उस वेक्टर में स्टोर करना चाहते हैं, पहले से हमें फिक्स साइज मतलब मेरे दिमाग में है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले ही से उसे रिजर्व कर दूंगा, और रिजर्व करके मैं एलिमेंट्स जैसे जैसे पुश करूंगा 100 एलिमेंट्स तक, तो वहां पे रीअसाइन होगी ही नहीं, क्योंकि 100 तो पहले ही से कैपेसिटी रिजर्व है, तो वहां पे रीअसाइन नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आपको फास्ट मतलब आप एलिमेंट्स को फास्ट पुश कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना, इंसर्शन डिलीशन ये सब चीजें मतलब इजीली हो जाएगी। इजी मतलब क्या मतलब कि टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, एक फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है रिजर्व का, तो पहले ही से रिजर्व कर लो, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी तो 100 तक एलिमेंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। ऑफकोर्स 100 से ज़्यादा करोगे तो फिर से कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा, और वहाँ पे रीअसाइन होगा, और एलिमेंट्स जितने भी थी वो कॉपी हो जाएगी। तो ये एक मतलब होता है इसमें ये चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको इटरेटर्स नहीं बताया, हाँ ठीक है,
अब हम लोग ट्रांसवर्स, मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्स कैसे करते हैं। आप सिंपली एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली बिग ब्रैकेट का यूज करके आप कर सकते हो, ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हो, फ्रंट बैक ये सब चीज़ का यूज करके आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो वेक्टर से, ठीक है ना। इटरेटर का भी यूज करके आप ट्रांसवर्स कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ना ऑटो इटरेटर का आइटर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ITR। और जो V1 था, V1 डॉट बिगिन, V1 का ही करते हैं, ठीक है ना। इटर इज नॉट इक्वल टू V डॉट इंड, V1 डॉट इंड ++8, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो इटरेटर का यूज करके। इटरेटर जनरली हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, कंटेनर्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ट्रांसवर्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बी डॉट बिगिन से स्टार्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे बिगिन और इंड यहाँ पे भी यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, इरेज करने के लिए, आई थिंक इरेज में यूज किया था। देखो यहाँ पे इटरेटर का यूज किया था, तो यही चीज़ें हैं, एक तरह से जीरो इंडेक्स को बोल सकते हो कि दर्शाती है। और जब तक ये भी इंड का मतलब हुआ कि जब तक कि इंड ना हो जाए। इंड का क्या मतलब हुआ, इंड पे मीन्स कि लास्ट इंडेक्स के बाद एक यहाँ पे एक गार्बेज आपको एक तरह से वैल्यू मिलती है, वहां तक ना पहुंचे तब तक आपको यहाँ पे क्या करता है, इटरेट करना है, और इटरेटर को आपको प्लस करते जाना है। और यहाँ पे इटरेटर क्या होता है ना, एक पॉइंटर होता है, तो उसको डी रिफरेंस करने के लिए हम लोग स्टार करते हैं, डी रिफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पे स्टार प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पॉइंटर को डी रिफरेंस करता है, तो डिफरेंस करना हो तो आपको स्टार एक यहाँ पे डी रिफरेंस ऑपरेटर का यूज करके आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ऐसे डी रिफरेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये सिंपल एलिमेंट्स को हमारे पास प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 8 3 4 मैंने आई थिंक बाद में पुश किया हुआ है 3 4, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इसको रिवर्स में मतलब इसको इटरेट करूँ तो आर बिगिन यहाँ पे, आर एंड यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिवर्स में एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, 4 3 6 8 इस तरह से, 4 3 6 8 5 4 2 3 1, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स में आर बिगिन करके आर एंड करके ऐसे आप इटरेट कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एलिमेंट्स अगर आपको इंसर्ट करनी हो, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करोगे, तो वो भी चीज़ है। वी डॉट, जैसे हमारे पास V1 था ना, V1 डॉट इंसर्ट, मैं चाहता हूँ कि V डॉट बिगिन, यहाँ पे भी इटरेटर ये लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 1 इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ 200 रख दे, ठीक है। जो फर्स्ट इंडेक्स है V1 है, ठीक है ना, V1 है, ठीक है ना। V1 डॉट बिगिन, ठीक है ना, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, जैसे जैसे हमारे पास एरे जो था ना, मैं एक नया एरे बना ही लेता हूँ यार, V6 वेक्टर इंट V6 कर लेता हूँ, और यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, पहले से असाइन कर लेता हूँ। और यहाँ से V6 में बिगिन फर्स्ट इंडेक्स पे 200 रख देते हैं, और फिर से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, 4 इंट आइटम V6 सी आउट आइटम, ठीक है, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो कितना, एक मिनट मैं इंडेल यहाँ पे दे दूं, टू 234 मीन्स कि फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला पोजीशन पे 200 हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मैं सेकंड इंडेक्स पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेकंड लिख लो, और सेकंड इंडेक्स पे आप एलिमेंट्स को यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो देखो अब क्या हो रहा है, 2 3 200 और 4, ठीक है ना। तो किसी भी इंडेक्स पे एलिमेंट को कैसे पुश कर सकते हैं, तो V6 डॉट मीन्स की इंसर्ट फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो कि कितना एलिमेंट्स आप चाहना चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे इंसर्ट करना है V डॉट बिगिन डॉट प्लस, मान लो मैं बिगिन से लेके स्टार्ट से लेके मान लो 1 इंडेक्स मान लो लेके 5 को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइम्स मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ, देखो देखो फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 टाइम्स 5 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 टाइम्स यहाँ पे देखो 5 जो एलिमेंट है वो 3 टाइम फर्स्ट इंडेक्स से लेके इंसर्ट हो गया इसमें। तो देख लो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास देखो 3 टाइम्स इंसर्ट हो गया। तो ये ऐसे भी मतलब आप कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड इंडेक्स से करना चाहते हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो, सेकंड इंडेक्स से 5 एलिमेंट्स को 3 टाइम्स इंसर्ट कर दो,
तो सेकेंड एलिमेंट से देखो 3 टाइम्स 5 इंसर्ट हो गए। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दो वेक्टर को स्वैप कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि एक दूसरे को कॉपी कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को स्वैप कर सकते हो। एक वेक्टर का मतलब जैसे 2 वेक्टर है हमारे पास और दोनों को मुझे स्वैप करना है। स्वैप समझते हो ना, स्वैप एलिमेंट क्या होता है, ए का बी हो गया तो बी का ए हो गया वैल्यू, इस तरह से समझ लो। तो वेक्टर मैं बनाता हूँ 2 वेक्टर, इंट ए मैंने बनाया 1,2 मान लो, जस्ट कोई भी एलिमेंट ले लो, और बी है ये आप ले लो 10 मान लो 20, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोनों को स्वैप करना, तो ए डॉट स्वैप हमारे पास फंक्शन होता है बी, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 10 20 हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ, ए का जो वैल्यू हो गया अब 10 20 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा 1,2। आपस में ये दोनों स्वैप हो गया। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। फिर आइटम ए में चलते हैं, सी आउट करते हैं आइटम, ठीक है ना, ये ए के एलिमेंट्स हैं। और इंट आइटम बी के एलिमेंट्स को करते हैं सी आउट आइटम, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडल भी देता हूँ। तो अभी मतलब स्वेप करने से पहले एक ए में क्या एलिमेंट्स स्टोर है 1 और 2, तो 1 और 2 प्रिंट होना चाहिए, मतलब अगर इससे पहले प्रिंट कराए तो स्वेप करने से पहले। और बी में क्या स्टोर थे स्वेप करने से पहले 10 और 20, लेकिन अब क्या होगा, ए में 10 और 20 प्रिंट होगा और बी में देखना 1 और 2 प्रिंट होगा, देखना अभी। तो दोनों आपस में स्वेप हो गए, देख लो 10 20 प्रिंट हुआ ए में, और बी में कितना प्रिंट होगा 1 2। मैं यहाँ पे ना इंडेल प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखो 10 20 यहाँ पे ए में प्रिंट हो गए और बी में 1 2, मीन्स कि आपस में ये दोनों स्वेप हो गए हैं, ठीक है ना। मैं एक क्या करता हूँ कि एक दूसरे डाटा टाइप का वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर। बहुत ही मतलब ये फेमसली मतलब ज़्यादातर यूज किया जाता है। पेयर पेयर एक डाटा टाइप है जो 2 मतलब वैल्यूज को ये स्टोर करता है, ठीक है। मैंने इंट का ले लेता हूँ यहाँ पे, और डाटा ऐसे करके वेक्टर पेयर। सिंपली मैं पेयर पहले आपको समझा दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। पेयर और मैं पी ले लेता हूं एक, ठीक है 2 3, ठीक है। तो 2 वैल्यू इसमें स्टोर होते हैं पेयर में, जैसे कि आप समझते हो पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स, ऐसे बोल सकते हो। पेयर का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू इसमें स्टोर होते हैं पेयर। जैसे कि मैंने बताया कि वेक्टर एक जेनेरिक डाटा टाइप है, मीन्स कि किसी भी डाटा टाइप का वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर ऑफ वेक्टर बना सकते हो, ठीक है ना। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर बना सकते हो, कितना भी मतलब उसको डीपली ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो वेक्टर ऑफ पेयर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, पहले मैं आपको पेयर समझा दूँ। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं पेयर को, पी डॉट फर्स्ट आप एक्सेस करोगे, पी डॉट सेकेंड, ठीक है ना। तो पी डॉट फर्स्ट में क्या होगा 2 होगा, सेकंड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट से प्रिंट कराऊँ, देखो पी डॉट फर्स्ट में आपको 2 आएगा। एक मिनट, तो मैं ना इंडेल कर ही देता हूँ यहाँ पे। एक तो 2 3, तो फर्स्ट में क्या था 2 था, सेकंड में 3 था। मैं यहाँ पे बीच में स्पेस देता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे से दिखेगा। तो 2 3 यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही वेक्टर ऑफ पेयर्स आप बना सकते हो। पेयर मैं डाटा लिख लेता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो 1,2 2,3, ठीक है। ऐसे करके आप इससे सॉरी पेयर का मुझे डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग इंट, ठीक है ना। तो मैं ना ये लिखता हूँ 1 बी और यहाँ पे 2, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, क्या लिख दो, फ्लोट, मतलब किसी भी डाटा टाइप का आप जनरल, मैंने जैसे बताया कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स में जेनेरिक डाटा टाइप होती है, जेनेरिक मतलब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये तो किसी भी डाटा टाइप का आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने A1 B2 ऐसे करके फर्स्ट और सेकेंड में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ पुश बैक करना तो ये भी कर सकता हूँ, डाटा डॉट पुश बैक, और मैं यहाँ पे C कर दूँ और 3 कर दूँ, ठीक है। और अब मैं पेयर में, क्योंकि पूरा फोर लूप लगाऊंगा तो जो डाटा मुझे मेरे पास आएगा वो पेयर में आएगा, क्योंकि वेक्टर ऑफ पेयर्स है ना। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ पेयर स्ट्रिंग और इंट आइटम और डाटा। सी आउट में करूँगा
क्या करता हूँ ना, की वैल्यू ऐसे करके प्रिंट कर देता हूँ। तो आइटम डॉट फर्स्ट और आइटम डॉट सेकेंड और इंडल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाके आ जाएगी, A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया। तो ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि एक इनप्लेस बैक होता है, ठीक है ना, इनप्लेस बैक। इससे भी आप पुश ही करते हो। अगर मैं यहाँ पे जस्ट इसको मैं हटाऊँ अभी के लिए, मैं इसको ना कमेंट करता हूँ अभी, और हमारे पास जो वेक्टर था बी था, मान लो जस्ट बी का हम अभी देखें, तो मैं p डॉट इम्प्लेस बैक 10 कर दूं, ठीक है। और b का मैं प्रिंट कराता हूं फॉर इंट आइटम b सी आउट b, सॉरी आइटम, ठीक है। मैं इसमें प्रिंट करना चाहता हूं अभी, देखना। तो 1 to 10 हम पास, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी क्या करता है कि लास्ट में एलिमेंट को, लास्ट में एलिमेंट एट द लास्ट, ठीक है ना। तो फिर आप पूछ रहे हो कि पुश बैक का इम्प्लेस बैक का क्या मतलब, फिर तो ये क्यों बना इम्प्लेस बैक, जब पुश बैक से लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होता ही था, तो फिर इम्प्लेस बैक का क्या यूज है। तो इम्प्लेस बैक और पुश बैक में एक माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ये मैं कस्टम डाटा टाइप से आपको समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मतलब जनरली आप एलिमेंट से यहाँ पे पुश बैक करो, तो मतलब इम्प्लेस बैक करो, तो ये क्या करता है कि लास्ट में एलिमेंट को पुश कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब मैं इसको ना ऊपर ले जाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, पेयर से ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इम्प्लेस बैक से भी क्या होता है, लास्ट में एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं इम्प्लेस बैक का यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे करता हूँ, इसके भी कमेंट मैं करता हूँ, कमेंट आउट, सॉरी, ठीक है। पुश बैक में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कर्ली ब्रेसेस में एक नया मतलब क्रिएट करके पेयर तब मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन डाटा डॉट इन प्लेस बैक में क्या होता है कि इन प्लेस ये क्या होता है, ये क्रिएट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डी लिखूँ और 3 लिख दूँ, सॉरी 4 लिख दूँ, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। वैसे तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या कर देगा, इन प्लेस क्रिएट करेगा पेयर को और यहाँ पे पुश बैक कर देगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फास्ट होता है इससे, ठीक है ना, पुश बैक से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है ये, तो ये दिमाग में रखना। तो आप कस्टम डाटा टाइप अगर डालते हो तो इम्प्लेस बैक का यहाँ पे यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, आपको वो कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लो ना एक और मैं बताता हूँ, पहले तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं डाटा प्रिंट कराऊंगा तो एक और मेरे पास हो जाना चाहिए डी, मैं करूँ तो देखो यहाँ पे डी हमारे पास आना चाहिए D4। अभी मैं इसको पुश बैक से यहाँ से ये चीज़ें हटा दूँ, देखो यहाँ पे एरर हमारे पास पहले ही दे दिया, तो नो इंस्टेंस ऑफ ओवरलोड फंक्शन। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको डाटा टाइप में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप कर सकते हो ये पुश बैक का यूज, ठीक है ना। तो ये आपको क्रिएट करना पड़ता है, टेम्पोररी क्रिएट करता है ये क्या होता है, इन प्लेस क्रिएट करता है और यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देता है उसमें। तो इम्प्लेस बैक का और पुश बैक का यही डिफरेंस है। और मैं एक कस्टम डाटा टाइप क्रिएट करूँ, मान लो कि मैं ना एक कस्टम डाटा टाइप क्रिएट करता हूँ स्टॉक का यूज करके, स्टॉक स्टूडेंट, और इंट रोल होगा इसका, और मान लो कि स्ट्रिंग नेम होगा, नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोमा देता हूँ और मैं एक वेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे कस्टम डाटा टाइप, मैं यहाँ पे कमेंट भी डालता हूँ, वेक्टर ऑफ कस्टम डाटा टाइप, ठीक है। वेक्टर मैं डालता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स ही लिखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स में मुझे पुश बैक अगर करना है तो मैं स्टूडेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका 2 रोल नंबर है, नाम है हर्ष, जस्ट, ठीक है। और मैं इसे प्रिंट कराऊँ फॉर यहाँ पे स्टूडेंट डाटा टाइप हो गया ना, ऑटो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है ना। आप अगर डाटा टाइप अवॉइड करना चाहते हो तो ऑटो कर दो, ऑटो क्या कर देगा, डायरेक्ट अपने आप से ये डाटा टाइप ले लेगा, ठीक है ना। ये C++ आई थिंक 17 में ये चीज़ें आई है, ठीक है ना। अब C++ थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया, पहले क्या होता है कि आप डाटा भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता था, ठीक है ना, एज स्टूडेंट्स ऐसे। तो बार बार आपको डाटा टाइप यहाँ पे नहीं लिखना है तो ऑटो लिख दो, ये डायरेक्ट आपको डाटा टाइप वहाँ से ले लेगा। सी आउट और एस डॉट नेम मैं करूँगा, मैं अपना लिख लेता हूँ
एस डॉट नेम, नेम इंडेल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, यहीं पे प्रिंट कर लेता हूँ यार। पहले तो रोल लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये ले लेते हैं कि डबल स्टेटमेंट लिखना है मुझे, तो कर्ली ब्रेसेस से ले लेता हूँ मैं। सी आउट नेम एस डॉट नेम इंडल, सी आउट रोल ले लेता हूँ एस डॉट, ठीक है। तो अभी आप प्रिंट करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नेम हर्स और रोल टू, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर इम्प्लेस बैक का यूज करूँ, इम्प्लेस बैक, तो मुझे ना डाटा टाइप ये स्टूडेंट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखूंगा और मैं यहाँ पे राज लिख दूंगा, ठीक है। क्या करेगा, इन इन प्लेस ये करेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उसे इंसर्ट कर देगा इन, ठीक है ना। तो इन प्लेस कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे। अभी मैं प्रिंट कराऊँ तो देखो यहाँ पे नेम हर्स, नेम राज और रोल नंबर 3, ऐसे करके हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो पुश बैक में आपको टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये इन प्लेस बैक में इन प्लेस कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये इसके दोनों का डिफरेंस है, ये मैंने बता दिया कस्टम डाटा टाइप्स के तरीके से भी। अब मैं वेक्टर ऑफ, मैं मल्टीपल मतलब डीप और जाना चाहता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट लेना चाहता हूँ। मल्टीपल मतलब एक तरह से 2D एरे की तरह से आप इसको बोल सकते हो, 2D एरे। 2D एरे जैसा होता था ना, वैसे समझ सकते हो। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिखूँ, मैट्रिक्स जस्ट। और यहाँ पे जैसे मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो 1 2 3 3 ऐसे करके 5 ऐसे करके मैं स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंट मैंने ले लिया, है ना। तो एक वेक्टर है, उसके अंदर 2 वेक्टर्स है ये। तो ऐसे करके मैं 2,3 ऐसे मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ। इसको मैं डबल फॉर लूप से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर इंट आइटम इंट आइटम नहीं होगा क्योंकि उसमें वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर ऑफ, जैसे ऑटो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ऑटो वी इन मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं जस्ट लिख दिया हूँ, एम्प्टी में लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। कितने रो है इसका, ये दोनों में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो भी एम्प्टी कर दिया, ठीक है। मतलब एक एक वेक्टर आएगा इसमें, और उसको भी मैं प्रिंट करता हूँ ऑटो आइटम इन बी, ठीक है। और सी आउट मैं कर लेता हूँ आइटम, ठीक है। हाँ, फॉर लूप के बाहर मैं सी आउट कर दूंगा इंडर, तो एक तरह से अच्छे से प्रिंट होके आएगा यहाँ पे। और मैं सी आउट इंडल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये 2D एक तरह से बोल सकते हो कि एरे मैंने क्रिएट कर दिया। मैं चाहूँ तो वेक्टर ऑफ पेयर, चाहे वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जितना डीप आपको ले जाना चाहता हो उतना आप क्रिएट इसको कर सकते हो, और वैसे आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी है चीज़ें। 2D वेक्टर अगर बनाना हो तो वो कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन बनाऊँ तो उसमें कैसे वेक्टर को मैं पास कर सकता हूँ। तो मैं ना एक अलग बना लेता हूँ, पासिंग वेक्टर टू फंक्शन, फंक्शन डॉट cpp, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं एक ही फाइल में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैं अलग क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, मान लो वाइड प्रिंट मैंने बनाया, और इसमें मैं वेक्टर को यहाँ पे डालता हूँ बी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड वेक्टर को और नेम स्पेस एसटीडी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो मैं वी मैंने डाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंट एक्स बी, और मैं सी आउट जैसे नॉर्मली हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे कर सकते हो, एक्स इंडेल, एक्स की जगह आइटम कुछ भी लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नया वेक्टर क्रिएट करता हूँ, वेक्टर वी, और कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। प्रिंट मैं करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे वी को डाल दूंगा। तो बस सिंपली यहाँ पे प्रिंट होके आ जाना चाहिए 2 3 4 3, ठीक है ना। ये क्या है, ये कॉल बाय वैल्यू है।
कॉल बाई वैल्यू में क्या होता है ना कि कॉपी होती है सारी एलिमेंट्स, कॉपी एलिमेंट मतलब मीन्स कि जैसे कि मैंने प्रिंट में बी डाला है यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू है ये, सॉरी यहाँ पे कॉल हुआ ना तो यहाँ पे कॉल लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आर्गुमेंट को पास किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं वी को पास करूंगा तो ये सारा एरे जो है वेक्टर ये कॉपी होगा इसमें, और कॉपी होके इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, तो ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि पूरे चीज को आप फिर से कॉपी करो, मान लो यहाँ पे 1000 एलिमेंट्स हो, 2000, 10,000 एलिमेंट्स हो, तो वो सारी कॉपी होंगी, प्रिंट अगर मुझे करना है वो सारी कॉपी हो रही फंक्शन के आर्गूमेंट में, तो वो सही चीज नहीं है, कॉस्टली प्रोसेस है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे बाई रेफरेंस पास करो, ठीक है ना, कभी वेक्टर को बाई रेफरेंस पास करो, ठीक है ना। रेफरेंस जब पास करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको मतलब एलिमेंट्स जो होंगे उसका रेफरेंस जाएगा, एक तरह से पॉइंटर की तरफ आप समझ सकते हो। रेफरेंस अगर आपने C++ से पढ़ा होगा तो आप समझ रहे हो कि रेफरेंस जब आप पास करते हो तो यहाँ पे कॉपी नहीं होती है, कॉल बाई रेफरेंस इसे बोलते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल बाई रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉपी नहीं होती है, तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स सिंपली प्रिंट ही होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स भी प्रिंट ही होंगे। तो कॉपी ये कॉल भाई जो आर्गुमेंट पास करो या रेफरेंस में हमेशा पास करो, तो ये एक सही तरीका होता है, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि वेक्टर में बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी होते हैं सॉर्टिंग वगैरह के लिए, मैं नॉर्मली कुछ एल्गोरिदम्स आपको बता देना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है, वो मैं धीरे धीरे आपको जब एल्गोरिदम्स सब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से, जितने जितने एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है ना, जितने इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे सॉर्टिंग यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो मैं सॉर्ट एल्गोरिदम, यहाँ पे 2 इटरेटर हमें पास करना पड़ता था, बिगिन और इंड का, मीन्स कि जो वेक्टर है उसका बिगिन और इंड हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं मेरा वेक्टर है बी डॉट बिगिन और वी डॉट इंड में यहाँ पे पास कर दूंगा, तो ये सॉर्ट हो गया। एल्गोरिदम मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पे अगर इसे प्रिंट कराऊं, प्रिंट बी, तो देखो अभी, अरे यार इंडेल क्यों दे दिया हूं मैं, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो और सी आउट इंडेल कर दो, बार बार ज़्यादा सही रहेगा, एक लाइन में प्रिंट हो जाएगी। देखो तो 2 3 4 3 था, सॉर्टेड नहीं है ये, यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे 2 3 3 4 आ गया। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करें, ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप इसे बोलते हो, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो, जो भी चीज़ आपको बोलना हो, ठीक है। ये सॉर्ट हो गई बाय डिफॉल्ट, और मैं चाहता हूँ इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो भी मैं कर सकता हूँ बी डॉट इंड, और यहाँ पे एक क्रिएटर हमारे पास कंपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, कंपरेटर बोल सकते हो आप, या इससे आप फंक्टर्स बोलते हो जनरली, और इसका यूज करके हम लोग इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको ना प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट मैंने करा ही दिया आई थिंक, हाँ। तो 34 3 और 2 हमारे पास, तो सबसे बड़ा था 34, उसके बाद था 3 और उसके बाद था 2, तो इस तरह से हमने प्रिंट करा दिया इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। रिवर्स आप कैसे कर सकते हैं किसी वेक्टर को, मैं अगर मान लो कि एक वेक्टर बनाता हूँ b1, वेक्टर इंट, और v1 में बनाता हूँ v1, और इसमें एलिमेंट्स डालता हूँ 5 10 20 2, ठीक है। मैं इसको रिवर्स में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं रिवर्स फंक्शन का यूज करूंगा, और जो हमारे पास v1 है, v1 डॉट बिगिन लिखूंगा और v1 डॉट एंड लिखूंगा, ठीक है। इसमें 2 इटरेटर हमें पास करना पड़ता है, ये मैंने पास कर दिया, और इसे मैं अब प्रिंट करूँ तो रिवर्स में प्रिंट होगा। देखो एक मिनट, v1 को मुझे प्रिंट कराना ना, तो v1 लिखूंगा यहाँ पे, तो देखो रिवर्स में प्रिंट हो गया। पहले क्या था 2 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 10 है, 5, ऐसे रिवर्स में मतलब ये प्रिंट हो गया, ठीक है। मुझे इसका पूरा का सम चाहिए, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट इंट सम मैं लिखूं पहले, तो एक्यूमुलेट, आई थिंक एक्यूमुलेट होता है, आई थिंक ना, एक्यूमुलेट v1 डॉट बिगिन,
वो आई थिंक यार मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे कुमलेट ही यूज होती है ना, एक्युमुलेट सम करने के लिए आई थिंक एक्युमुलेट यूज होती है, मैं आई थिंक अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसे छोड़ते हैं, मैं बाद में बताऊंगा जब एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो अभी मैं आई थिंक दिमाग से मेरा निकल गया एक्यूमुलेट होता है क्या होता है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम लोग धीरे 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 पढ़ेंगे। फंक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शंस हम लोग कस्टम फंक्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे एल्गोरिथम्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सारी मतलब बहुत सारी फंक्शनलिटी है हमारे पास। एक होता है आप मैं कुछ बता ही देता हूँ, जैसे बाइनरी सर्च का भी एक होता है, मुझे जितने दिमाग में है उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाइनरी सर्च का एक होता है यहाँ पे बाइनरी सर्च, हाँ बाइनरी सर्च होती है। ठीक है ना, तो बाइनरी सर्च क्या होता है, इसका आपको पता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो लॉग ऑफ एन होती है। ठीक है ना, जो सॉर्टेड एरे पे ही लगता है, आपको पता है कि बाइनरी सर्च कहाँ लगता है, सॉर्टेड एरे पे ही लगता है। तो पहले मैं ना सॉर्ट कर लेता, तो B1 आई थिंक सॉर्ट है हमारा, B1 सॉर्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट बी सॉरी बी सॉर्ट था असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी ग्रेटर यूज किया था, और मैं V1 को सॉर्ट कर लेता हूँ। और बाइनरी सर्च यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, बाइनरी सर्च कहाँ से, बी डॉट बी की एंड, और थ्री को मुझे सर्च करना है इसमें, मान लो थ्री को मुझे इसमें सर्च जो कि है नहीं, 5 में सर्च करता हूँ। और मैं चेक यहाँ पे करूँगा कि फाउंड क्या आ रहा है हमको, तो सी आउट फाउंड में कर लेता हूँ, फाउंड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमारे पास आना चाहिए। तो फाउंड जीरो आया। ठीक है, तो जीरो का मतलब है, जीरो क्यों आया, एक मिनट रुक जाओ पे मैं हैंडल कर लेता हूँ पहले तो, फाउंड जीरो मीन्स कि हमें लग रहा मिल गया। अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखूँ जो है ही नहीं, तो इसका मुझे वन आना चाहिए आई थिंक, नहीं नहीं जीरो ही आ रहा है, ऐसा क्यों। बाइनरी सर्च बी, अरे बी में क्यों फाइंड कर रहा हूँ मैं, B1 में ना फाउंड करूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, B1 में फाइंड कर रहा ना हम लोग, तो B1 में थ्री नहीं है तो हम पास जीरो आना चाहिए, जीरो आ रहा है। ठीक है, 5 मैं समझा था कि जीरो इसका दे रहा है। ठीक है, तो V1 अभी हम लोग लिख रहे थे इसलिए दोनों नहीं फाउंड हो रहा था, इसलिए जीरो आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड वन आया। ठीक है, तो मीन्स कि 5 इसमें है, यहाँ पे देखो, तो वहाँ पास मिल गया कि है या नहीं, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे और भी फंक्शनलिटी है उसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक है अ, एक आई थिंक, हाँ एक आई थिंक जो सॉर्टिंग मैंने बता दिया, इरेज करना मैंने बता दिया, एक रेंज में कैसे डिलीट इरेज करते हैं। आप चाहते हो कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है उसे कैसे रिमूव करें, वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया वेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट और डुप्लीकेट एरे, ठीक है ना, ऐसे नाम रख लेता हूँ कुछ, 1 1 1 1 1, ठीक है, और 3 3 5 ऐसे करके लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें 3 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 3 है, ये सारी चीज़ें। इन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और एक नया एरिया है जिसमें 1 3 और 5 ही रहे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो पहले तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्टेड तो ऑलरेडी अगर सॉर्टेड ना हो, मान लो कि मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे 1 1 1 कर दूँ। ठीक है, तो ये सॉर्टेड नहीं है, तो हमें पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा इसे, डुप्लीकेट एरे डॉट बिगिन और डुप्लीकेट एरे डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट कर दिया हमने। उसके बाद मैं एक इटरेटर में यहाँ पे बनाता हूँ, जहाँ मैं यूनिक जितने भी हैं, यूनिक क्या करता है ना कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है इसको लास्ट में डाल देता है। ठीक है ना, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को लास्ट में डाल देता है, एक नया एंड हमारे पास मिलता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग इरेज करने के लिए यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सिंपली करके। तो यूनिक क्या करता है कि वी डॉट बिगिन मीन्स कि जो हमारे पास डुप्लीकेट एरे है, एक मिनट, डुप्लीकेट एरे डॉट बिगिन लेगा। ठीक है ना, डुप्लीकेट एरे डॉट एंड आएगा हमारे पास।
ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है इसको लास्ट में डाल देगा और लास्ट का हमें इटरेटर मिल जाएगा एक। और हम लोग क्या करते हैं, इरेज का यूज करके जो लास्ट मीन्स कि देखो यहाँ पे क्या करेगा कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है जैसे 3 है 1 है, इसको क्या करेगा कि लास्ट में ले जाएगा और वहां से इटरेटर प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि उस रेंज का हमें इटरेटर एक प्रोवाइड करेगा जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे। तो मैं क्या करूंगा, उस इटरेटर का यूज करके वहां से उस रेंज का पूरा एलिमेंट्स को डिलीट मार दूंगा। तो इरेज का मैं यूज करूंगा आइटर इरेज। जैसे मैंने बताया था कि इरेज का कैसे हम लोग यूज करते थे रेंज में डिलीट करने का। तो आइटर दत्त इरेज में लिखूंगा यहाँ, सॉरी आइटर नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेट एरे डॉट इरेज में करूंगा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखो यहाँ पे 2 इटरेटर लेता है, एक तो शुरू का और एक लास्ट का। उस रेंज के एलिमेंट्स को क्या करता है, इरेज डिलीट कर देता, मैंने बताया था। ठीक है ना, किसी इंडेक्स का भी आप डिलीट कर सकते हो, वो भी मैंने बताया था। और किसी रेंज में कैसे डिलीट करते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे इटर क्या है, ये लास्ट के जो इंड है, मीन्स की जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है इसको लास्ट में डाल दिया है और उसका इटरेटर हमको प्रोवाइड कर दिया है। तो वहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो इटर डॉट बिगिन मैं यहाँ पे लूंगा, एक मिनट इरेज जो लेता है ना, तो एक मिनट होगा तो ओवर करते ये वेक्टर इटरेटर हमें मिलती है। ठीक है, और मैं इटरेटर वहां से अच्छा लास्ट तक लूंगा और जो डुप्लीकेट एरे है उसके मैं इंड तक जाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे 4 इंट आइटम करूंगा और डुप्लीकेट एरे सी आउट आइटम मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इंडल दे दिया था। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखना। इंडल नहीं दिया था, रुक जाओ। और 1 मिनट 1 3 5 जल्दी किया था क्या मैंने, 1 3 5 2 2 5 10 20 34 ये क्या आ रहा है भाई। अरे प्रिंट B1 किया हूं ना इसलिए, सॉरी। इसको प्रिंट B1 को हम पहले हटा देते हैं और यहाँ से प्रिंट करते हैं। देखो 1 3 5 आ गया हमारे पास, मीन्स कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो डिलीट हो गए। ठीक है ना, 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स डिलीट हो गया, 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स डिलीट हो गया, 1 टाइम बचा, और 5 1 टाइम है तो 1 टाइम ही रहा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, पहले तो हम सॉर्ट करें इसको। सॉर्ट करने के बाद जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है इसको लास्ट में डाल रहे हैं और उस लास्ट का हमें क्या मिल जाता है, एक इटरेटर मिल जाता है। और उस लास्ट के इटरेटर का यूज करके हम इंड तक उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, जितने भी लास्ट मतलब जो डुप्लीकेट लास्ट तक गए, लास्ट तक मैं इटरेटर लेकर इरेज का क्या काम कर रहा हूँ, मैं रेंज में डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, वहां से इटरेटर लेके लास्ट तक डुप्लीकेट एरे का इंड क्या करेगा, लास्ट तक ले जाएगा। और ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था एक्सक्लूसिव होता है। तो इंड से जस्ट इंड क्या होता है कि लास्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा का एक गार्बेज वैल्यू, आई थिंक इसको बोलते हैं गार्बेज पॉइंटर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसे आप समझ लो। ठीक है ना, तो वहाँ से एक जस्ट कम वहाँ तक मीन्स की लास्ट इंडेक्स तक जाएगा और वहाँ तक इस रेंज का डिलीट कर देगा। तो जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो लास्ट में ऐड थे उनको डिलीट कर दिया तो क्या बचे, यूनिक एलिमेंट्स बचे। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। इसको आप मैनुअली लिखने जाओ तो बहुत ही आपको तामझाम करनी पड़ती है। मैनुअली मतलब ईजी ही है लेकिन वो वहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है रिमूव का होता है। बहुत सारी यहाँ पे फंक्शनलिटी है, फाइंड करना है किसी एलिमेंट को तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। और मान लो मुझे किसी इसमें ना फाइंड करना है एरे में B1 में, मान लो मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए कर सकते हैं इटरेटर से हम लोग कर सकते हैं। जैसे IT में लिख देता हूँ, ITR मैंने पहले डिफाइन किया, तो IT पहले डिफाइन किया या नहीं किया, तो IT कर लेता हूँ यहाँ पे। और फाइंड एक फंक्शन होता है और मैं V1 डॉट यहाँ पे बिगिन करूँगा और V डॉट एंड करूँगा, V1 डॉट इन सॉरी। और यहाँ पे मुझे मान लो 3 को फाइंड करना है। ठीक है, इफ जो इटरेटर है इकर इंड तक नहीं गया, मीन्स कि जब अगर मिल गया तो इंड तक जाएगा, नहीं मिला तो इंड तक ये जाएगा। ठीक है ना, मिल गया तो इंड तक नहीं जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो ये क्या करेगा, इंड तक जाएगा। तो नहीं इंड तक गया मीन्स कि है इसमें एलिमेंट फाउंड हुआ है, तो उस चीज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे सीट फाउंड एट इट माइनस V1 डॉट बिगिन। ठीक है ना,
तो इटरेटर क्या होता है, शुरू का था तो सॉरी ये जो जहाँ तक गया इटरेटर, ये क्या होगा, जैसे फाइंड करेगा ना तो इटरेटर का वैल्यू वहाँ तक जाते रहता है, मीन्स कि ट्रांसवर्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट को देखा, सेकंड एलिमेंट्स को देखा, थर्ड एलिमेंट्स को देखा, फोर्थ एलिमेंट्स को देखा, तो इससे क्या हो रहा है कि इट का जो वैल्यू होता है, इंडेक्स वैल्यू, वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम लोग बिगिन का जब माइनस कर लूंगा बिगिन तक का, तो मैं क्या हमें मिल जाएगा कि जो इंडेक्स है वहाँ तक जो गया वो किस इंडेक्स पे है, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगी। तो 3 को मैं V1 में फाइंड करना चाहता हूँ कि कहाँ पे मिला, तो V1 क्या है हमारे पास, एरे यहाँ पे है, तो 3 कहीं मिला ही नहीं, तो आई थिंक ये इधर ही आएगा। तो एल्स हम कर सकते हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फाउंड वाले ही रखो, मैं 10 रखता हूँ यहाँ पे। तो 10 वहाँ पे है, तो 10 किस इंडेक्स में मिलना चाहिए, 0 1 2 3 3 इंडेक्स में मिलना चाहिए। तो देखो मिलता है या नहीं, फाउंडेड 10 हमारे पास, फाउंडेड 3 आना चाहिए, फाउंडेड देखो 3 आ गया, 3 इंडेक्स पे हमारे पास मिला। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाउंडेड 3, ठीक है ना। तो ये 3 इंडेक्स पे था तो हमें मिल गया। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, वैसे तो बाइनरी सर्च का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, लीनियर सर्च का भी यूज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। लीनियर सर्च का लेकिन एल्गोरिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या होती है, O ऑफ n होती है, जो कि हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, फाइंड का कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आई थिंक हाँ, एक्यूमुलेट का जो यूज करते थे ना, उसके लिए मुझे आई थिंक ये न्यूमरिक आई थिंक यूज करना पड़ेगा, न्यूमरिक, न्यूमरिक एक हेडर होता है, उसमें एक्यूमुलेट होता है। तो इस तरह से आप सम कर सकते हो किसी मतलब किसी भी वेक्टर का, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, मान लो कि एक एरे है और उसमें मुझे सॉर्टिंग लगानी है। जैसे एरे है 3 का, 5 का ले लेता हूँ, और मैं 2 1 3 1 3 0 -1 3 मैं लिखूं, ठीक है ना। 2 4 1 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। मैं इस एरे को सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करूँगा। तो उसको कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे जो एरे है, एरे देना है। तो एरे क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे मिलती है, और एरे प्लस 5, ठीक है ना। एरे का जो साइज है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स का क्या होता है, ये पॉइंटर होता है, एड्रेस होता है, ठीक है ना। और ये हम एरे प्लस 5 कर दिए तो 5 तक ये जाएगा। तो एक तरह से इटरेटर की तरह ही काम करते ही तो शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं 4 इंट आइटम इन एरे करूं और सी आउट आइटम, ठीक है, ये लिखूं और यहाँ पे सी आउट हैंडल कर दो। तो ये भी आप मतलब यूज कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट करना। देखो -1 0 1 3 3 ऐसे करके हमारे पास शॉर्ट हो गया। तो एरे को भी मतलब जनरली आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप केवल वेक्टर को ही कर सकते हो, वेक्टर पे एल्गोरिथम लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली हम वेक्टर ही यूज करते हैं तो वेक्टर में ही कर देंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं बताने वाला था सम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इंट मैं सम करूंगा, सम में एक्यूमुलेट हमारे पास, ये देखो अभी एक्यूमुलेट आ रहा, पहले नहीं आ रहा था, पहले यही दिमाग में नहीं आ रहा था कि हेडर क्या लगते हैं, वो मैं भूल गया था, ठीक है। तो एक्यूमुलेट सॉरी हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसका सम करना, तो बिगिन से लेके, मतलब यहाँ पे इटरेटर प्रोवाइड करेंगे बिगिन से लेके एंड तक, ऐसे करके हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना किसको सम करना है मुझे, हाँ मान लो मुझे V1 का सम, नहीं एक नया वेक्टर ही बना देता हूँ मैं, वेक्टर इंट और V2 2 3 5, ठीक है ना। मुझे इसका सम चाहिए, तो इंट सम मैं लिखूंगा, एक्यूमुलेट यूज करूंगा, और V2 डॉट बिगिन, V2 डॉट इंड, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट रुक जाता है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू जाता, ट्रेटर, यहाँ पे आई थिंक हमें एक 2 ओवरलोड से इसके, तो यहाँ पे फर्स्ट देना पड़ता है लास्ट, और एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है ना, 0। मुझे पता नहीं है क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से सम होता है, ठीक है ना। मैं सी आउट कर देता हूँ, एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो, और मैं इसको एक दफ़ा और बता दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। सम करेंगे तो देखो सम हमारे पास 10 आ गया, 2 + 3 5, 5 + 5 10 हो गया। अगर मैं इसको 1 रखूँ तो क्या आता है देखते हैं, तो 11 आता है, मीन्स कि ये सम हो रहा है। अगर मैं 12 रखूँ तो एक्स्ट्रा सम हो रहा है क्या ये, यस। तो ये जो वैल्यू है ये एक्स्ट्रा सम करता है, मीन्स कि जो आपने इसका भी सम किया और एक्स्ट्रा जो वैल्यू दिया वो भी सम हो गया। ओवरलोड है क्या ये, देखते हैं,
नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो ये इसमें ही सम हो जाती है, तो जीरो जनरली प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमें यही सम चाहिए। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सम नहीं चाहिए, वो वाली एक्स्ट्रा मतलब ऐड नहीं करनी है। तो अभी चेक कर सकते हो, जनरली आप भूल जा रहे हो तो मतलब चेक कर सकते हो, मैं भी भूल गया था इसलिए मैंने चेक किया। तो ठीक है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो एक्स्ट्रा सम उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक और होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म से अब मान लो कि जैसे कि आपने पाइथन पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन होता था। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट कोड फंक्शन होता है। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर का मतलब एरे है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया एरे चाहता हूँ, लेकिन उसका हर एलिमेंट्स मैं स्क्वायर में चाहता हूँ, हर एलिमेंट्स क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो ऐसे आप नॉर्मल फंक्शन लिख के आप इटरेट करके एक एक एलिमेंट्स को स्क्वायर करके आप नया एरे एक बना के उसमें अपेंड करके और उस एरे को रिटर्न कर दोगे। जनरली आप C++ में ऐसा कर सकते हो, एक नया वेक्टर बना के और उसमें पुश कर सकते हो वैल्यू जो जो स्क्वायर हो रहे हैं उनको पुश करके नया वेक्टर आप रिटर्न कर सकते हो सिंपली। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, मैं एक नया रिटर्न स्क्वायर SQ में लिख देता हूं और मैं यहाँ पे एक वेक्टर लूंगा इंट v और मैं क्या करूंगा, एक नया वेक्टर फिर से बनाता हूँ, वेक्टर इंट रिजल्ट और यहाँ पे फॉर आइटम, पहले तो ऑटो आइटम इन v और मैं रिजल्ट डॉट पुश बैक आइटम इनटू आइटम। ठीक है, ये कर दिया मैंने और मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। तो ये क्या करेगा, नया वेक्टर जो लेगा उस वेक्टर के आइटम को, यहाँ पहले तो रेफरेंस से लो, मैंने ही बताया था आपको कि सबसे पहले इसको रेफरेंस में लिया करो, ये ज़्यादा सही रहता है। तो आइटम इनटू आइटम मैंने कर दिया और यहाँ से वेक्टर इंट रिजल्ट और रिटर्न SQ। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर एक पास कर देता हूँ मैं v2 को ही। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगा फॉर इंट आइटम इन रिजल्ट और COUT और रिजल्ट को। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि स्क्वायर कर देगा हमारे पास, स्क्वायर करके रिटर्न करेगा। तो देखो सम कितना हो जाए, एक मिनट, 4 9 25 आया ना, तो यहाँ पे COUT में कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 4925 आ गया, मीन्स कि 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, नया वेक्टर रिटर्न हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि आप एक मैनुअली फंक्शन बना रहे हो और ऐसे आप कर सकते हो, आपको जनरली सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास ना एक मेथड होती है बिल्ट इन, जो होता है ट्रांसफॉर्म, उसका आप यूज कर लो और वहाँ से आप जनरली इसको ईजिली कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करो और यहाँ पे v2 का मैं चाहता हूँ, तो v2 डॉट बिगिन मैं करूँगा और v2 डॉट एंड करूँगा और यहाँ पे मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ, उसमें स्टोर करूँगा। तो एक ना मैं नया वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट रिजल्ट वेक्टर ऐसे करके, और इसका साइज भी 3 ही रखते हैं। ठीक है, मैं पहले से डिफाइन करता हूँ साइज ऐसे। तो रिजल्ट वेक्टर डॉट बिगिन। ठीक है, और यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन आप इसे पाइथन में लेमडा फंक्शन होता है, इसे अननोन फंक्शन ऐसे करके, एक एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं इसे। तो ऐसे आप एक यहाँ पे मतलब C++ में भी ये चीज़ें होती है, तो ऐसे आप डिफाइन करके यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन की तरह रिटर्न आप कर सकते हैं, जो x इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे आप अगर आइटम लिखते तो आइटम इंटू आइटम करते हैं। ये क्या कर रहा है कि सिंपली v2 डॉट बिगिन v2 डॉट एंड मैंने किया, मीन्स कि जो v2 वेक्टर है उसका एक एक एलिमेंट को निकाल रहा है और वो आइटम में आ रहा है, और उस आइटम को मैं दोबारा 2 बार इंटू करके उसका स्क्वायर दे देता हूँ प्रोवाइड करके। आइटम अगर यहाँ पे लिख दे, जो नाम रखना है वो नाम रख लो यहाँ पे। ठीक है ना, उससे आप प्रोवाइड करके यहाँ पे सिंपली आप रिटर्न कर रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या करना, अच्छा मैं यहाँ पे ये चीज़ भूल गया ना, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मीन्स कि एक एक एलिमेंट को निकाल रहा है, उसको स्क्वायर कर रहा है और फिर से रिजल्ट वेक्टर में डाल दे रहा है। अगर मैं रिजल्ट वेक्टर को भी प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे फॉर इंट रिजल्ट वेक्टर COUT x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके हमारे पास मिल जाएगी। देखो 4925, फिर से मैंने COUT नहीं कर दिया इंडल, वो सम प्रिंट हो रहा है ना, और मैं यहाँ पे ना इंडल लिख ही लेता हूँ यार।
तो 4 9 देखो 2 5 हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म से रिटर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, रिवर्स का मैंने रिवर्स का मैंने बता ही दिया आपको। सफल भी आप कर सकते हो रैंडम कुछ करके। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे ना मैं दो चीज़ का यूज़ करता है, इरेज और रिमूव का यूज़ करके मैं जितने भी कोई वेक्टर है जिसमें जीरोज है तो मैं चाहता हूँ कि जीरोज पूरे डिलीट हो जाए उसमें से। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, उसमें से 2 डिलीट हो जाए, जितने भी 2 है वो सारी डिलीट हो जाए, जिसमें 3 है 3 पूरे डिलीट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ट्रांसफॉर्म का कैसे यूज करके हम जनरली एलिमेंट्स को मतलब ट्रांसफर करके दे देते हैं। मान लो स्क्वायर नहीं चाहिए तो +1 कर लो, और मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट हो +1 का हो, 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे आपको कस्टमाइज करना वैसे आप कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि एक वेक्टर है मान लो, और मैं चाहता हूँ कि उसमें से जितने भी जीरोज हैं मैं उसको डिलीट कर दूं। ठीक है ना, जितने भी वेक्टर हैं उसमें 0 है 1 है, जैसे अभी हम लोग जीरोज को रिमूव करते हैं, रिमूव ऑल द जीरोज। मान लो एक क्वेश्चन है, ये जस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिमूव, जो कि क्वेश्चन होते हैं, रिमूव ऑल द जीरोज फ्रॉम द वेक्टर। ठीक है ना, ये चीज़ हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इरेज का यूज कर सकते हैं फॉर पूरा, मतलब क्या करेंगे कि एक एक चीज़ क्या करेंगे कि एक एक इटरेट करेंगे एक एक एलिमेंट को, और जीरो का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, जो कि इरेज का यूज करके मतलब इंडेक्स वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मतलब हम जनरली फंक्शन का यूज करके जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनका यूज करके कैसे करते हैं वो चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है इंट, मैं यहाँ पे v2 लिख देता हूँ, v2 मैं यहाँ पे डिफाइन, v2 पहले से डिफाइन है यार, तो 3 लिख देता हूँ, 0 0 1 0 3 मान लो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जीरोज है ना मैं उसको डिलीट कर दूँ। तो यहाँ पे v3 डॉट इरेज में लिखूंगा यहाँ पे, और रिमूव कर दूंगा इसमें से। रिमूव क्या करेगा, हमारे पास इटरेटर प्रोवाइड करेगा, तो मैं v डॉट बिगिन करूंगा और v डॉट इंड करूंगा, और इसमें से एक मिनट जीरोज का इटरेटर प्रोवाइड करूंगा, और v डॉट इंड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड और उसमें से जीरोज। ठीक है ना, जीरोज जितने हैं उन सबका इटरेटर मैंने ले लिया, और उस इटरेटर से मतलब एक तरह से समझ लो कि जितना भी जीरोज है उसको मैं इंड पे ले जा रहा हूँ, वहां से मैं इटरेटर ले रहा हूँ, और उस इटरेटर से जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव करने वाला, जितने भी डुप्लीकेट्स है उसको इंड पे ले जाता था यूनिक, और वो क्या करता था कि वहां से इटरेटर प्रोवाइड करता था, और उस इटरेटर को लेके मैं मतलब उस इटरेटर को बिगिन पे रख के मैं वहां से इंड तक पूरा डिलीट कर देता था। मीन्स कि हमको ना एक सेक्शन मिल गया यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे जैसे कि मैं समझो कि 1 3 हो गया, उसके बाद 0 0 0 हो गया, तो क्या होगा कि ये वाला 3 जीरोज है, तो मान लो कि ये वाला सेक्शन पे हमें इसका फर्स्ट हमको इटरेटर यहाँ पे मिल गया मान लो, और इसका इंड क्या होगा, इसका इंड होगा ये वाला होगा, तो यहां से लेके यहां तक मैंने डिलीट कर दिया। तो ये चीजें हुई, और मैं 4 आइटम v3 सी आउट आइटम मैं यहाँ पे लिखूं, तो देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 3 आना चाहिए। देखते हैं, एक मिनट, v3 रुक जा, रीच किया, रिमूव किया, बिगिन, अरे यार v3 से बिगिन अगर क्या लिख रहा हूं मैं, v3 तक गया ना, भी मेरे दिमाग में घुसा हुआ भी। ठीक है, देखो 1 3 हमारे पास आ गए थे, जितने भी जीरोज थे वो डिलीट हो गए। अब मैं चाहता हूँ ना जितने भी, मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट v4, और मैं चाहता हूँ इसमें 1 लिखूँ, 1 1 3 1 1 5। मैं चाहता हूँ जितने भी 1 है ना उसको डिलीट कर दूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा v4, यहाँ पे भी v4 और v4, जितने भी 1 है उसको लास्ट में ले जाऊंगा, और वहां से इटरेटर लेके डिलीट कर दूंगा, v4 का मैं एलिमेंट प्रिंट कर दूंगा यहाँ से, और v4 से ही रीच करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जितने भी 1 है वो डिलीट हो गए, 2 3 5 हमारे पास आ गए। ठीक है ना, 2 3 और 5 1 1 1
पूरे डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक जो एलिमेंट है उनको आप रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने अधिकतर चीज़ें आपको बताई थी। अब और भी चीज़ें हैं, मैं मतलब मैंने सारी चीज़ें तो बता ही दी। मेरे दिमाग में और चीज़ तो मतलब आ नहीं रही है, ठीक है ना। तो वेक्टर की मतलब एल्गोरिदम्स तो मैंने पूरे नहीं बताए, एल्गोरिदम्स बहुत सारी है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि 100+ एल्गोरिदम्स इसमें हैं, लेकिन वेक्टर भी जितने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सारी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट्स जितने भी थे वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको मान लो कि हाँ एक चीज़ है, आपको मान लो कि कोई एरे से कोई वेक्टर है मान लो, ठीक है ना। उसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो उनको आपको काउंट करना है, तो उसको कैसे काउंट करोगे, ठीक है ना। उसको अगर आपको मान लो काउंट करना है कि यूनिक सॉरी जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो कितने हैं डुप्लीकेट, तो उसको कैसे काउंट करोगे। तो उसका भी एक तरीका है। मैं करता हूँ कि मान लो वेक्टर, एक नया वेक्टर लेता हूँ, ठीक है ना। V4 तक मैंने लिया हो ना, V5 रखते हैं, V6 रखते हैं, ठीक है। और 1,3 1,1,1,3,3 ऐसे मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे 1 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। तो डुप्लीकेट एलिमेंट से ये कितने काउंट है इनका, तो ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो पहले तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा ये डॉट बिगिन, क्योंकि मैं यूनिक यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। यूनिक लगा के मैं ऐसे करूँगा, तो यूनिक कहाँ लगता है, वो यहाँ पे सॉर्टेड पे ही लगते हैं, ठीक है। तो मैं बिगिन कर लेता हूँ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, V6 डॉट बिगिन, V6 डॉट एंड। एक मिनट, क्या हो रहा है, सॉर्ट इज अनडिफाइंड क्या भाई, ऐसा क्या हो गया। अच्छा एल्गोरिथम लिख क्या हो गया, ठीक है। अरे मेन डॉट सीपी में कर रहा हूँ मैं, इसमें ले जाओ यार, इसमें करना चाहता हूँ, इसलिए तो रुक जाओ, मेन डॉट सीपी से हटाता हूँ अभी। एक नया वेक्टर है, नया लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखूँ यहाँ पे, रिमूव, नहीं नहीं, काउंट डुप्लीकेट्स। और ये लिखता हूँ, पहले रुक जाओ। वेक्टर और यूजिंग नेम स्पेस, अरे यार, ठीक है। एल्गोरिदम इंक्लूड एल्गोरिदम, ठीक है, ये हो गई। V6 तक इन तक मैंने सॉर्ट कर दिया, और मैं V6 का इरेज कर दूंगा, यूनिक V6 डॉट बिगिन, V6 डॉट एंड, और V6 डॉट, मतलब यूनिक क्या करेगा कि हमारे पास एक प्रोवाइड कर देगा इटरेटर इंड का, और वहां पे मैं मतलब जो इंड एरे है उसका इटरेटर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसको इंड तक शिफ्ट करता है ना, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है ना। उसका इटरेटर देके और V6 तक उस एरे का, मतलब इस एरे का जो इंड होगा यहाँ तक, ठीक है ना, जो शिफ्ट होने के बाद, तो वहां तक ये क्या करेगा, इरेज कर देगा उस चीज को। इंट यूनिक काउंट में करूँ यहाँ पे, तो V6 डॉट साइज में कर सकता हूँ। तो ये यूनिक, आई थिंक यूनिक में एलिमेंट्स को यहाँ पे निकाला जाता है। रिमूव डुप्लीकेट्स करके काउंट यूनिक कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है ना। अब डुप्लीकेट काउंट है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, कितने कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव कर रहे हो, वो मैंने बताया था आपको। डुप्लीकेट्स अगर काउंट करने हैं तो एक एक एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, हैश एरे में रख के वो भी कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिक काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे पासिंग वेक्टर जो है, यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप कर सकते हो, यही सेम चीज़ है यहाँ पे। कहाँ बताया मैंने, काउंट काउंट डुप्लीकेट्स नहीं है यार, ये क्या लिख दिया मैंने, काउंट यूनिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था आई थिंक, तो ये भी है, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। इसका साइज करोगे तो ऑफकोर्स यार जो मतलब डिलीट हो जाएगा, उसके बाद जो बचा उसका साइज लोगे तो यूनिक काउंट ही है वो चीज़ है। पार्शियल सॉर्टिंग भी होती है, ठीक है ना, तो वो भी चीज़ है।
बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब एल्गोरिदम्स का अगर बात करें तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसमें अभी भी हैं जो मैं आपको बताऊँ, लेकिन वेक्टर पे जो मोस्टली जो यूज होते हैं ये मैंने आपको इसमें कवर कर ही दिया, ठीक है ना। सॉर्टिंग वगैरह, बाइनरी सर्च, मतलब ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया कि कैसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो मतलब जो दिमाग मतलब कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न्स जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये होता है, ठीक है ना। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं हूँ, बस यही देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टम हम लोग फंक्टर्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको वो फंक्टर्स मैंने अलग से एक बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें वेक्टर के बारे में, वेक्टर का मैंने मोस्ट डिटेल्ड मैंने बता दिया, ठीक है ना। इससे डिटेल मतलब आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है ना, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने वेक्टर वेक्टर में मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ें मैंने कवर कर दी है, ठीक है ना। कुछ बचा होगा तो मैं आगे जैसे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।